Good morning, everyone. So let's start today's topic of discussion, and that is what is air made up of. एयर जो है वो किन किन चीजों से मिलके बनती है, उसके कौन से कंपोनेंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. बट बिफोर दैट लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन दैट वाज देयर इन द लेक्चर फर्स्ट एट लास्ट. क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन ये था कि जो आपके माउंटेनियर्स होते हैं, जो माउंटेन क्लाइंबिंग का काम करते हैं, वो लोग अपने पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर को लेके जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो आपकी अर्थ है उसका एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसकी वजह से वो चीजों को अपनी तरफ खींचती है. जैसे सपोज दिस इज द मार्कर एंड इफ आई विल थ्रो इट अपसाइड देन इट विल कम डाउन अगेन. जैसे ही मैं इसको उछालता हूं ये दोबारा से नीचे की तरफ आ जाता है. तो उसी तरह से अर्थ जो है वो एयर के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखती है. लेकिन एट हाइट्स क्या होता है, जब हाइट जो है इंक्रीज करती है तो वहां पर अर्थ का जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो मैक्सिमम जो एयर है वो आपकी अर्थ के बिल्कुल पास रहती है. तो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एयर कम होती जाती है. एयर के कम होने की वजह से उसमें जो ऑक्सीजन है वो कम होती है और वहां पर लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है. सो दैट्स व्हाई माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम whenever they are moving at the heights. जब भी वो किसी ऊंचे जगह की तरफ मूव करते हैं तो वो अपने पीछे एक ऑक्सीजन सिलेंडर को कैरी करते हैं ताकि वहां पर उन्हें सांस लेने में किसी भी तरह की कोई परेशानी. देखिए 18th सेंचुरी तक ऐसा सोचा जाता था कि जो आपकी एयर है वो एक सिंगल थिंग है, वो केवल एक ही चीज है. लेकिन बाद में जैसे जैसे 19th सेंचुरी में आपके एक्सपेरिमेंट्स हुए, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि एयर इज नॉट ए सिंगल थिंग बट इट इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस and different other components. So now we are going to discuss about them one by one. So the first component of air is water vapors. जो आपकी फर्स्ट कंपोनेंट है वो आपकी है वाटर वेपर. जो एयर है उसमें वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं. इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो विद ए वेरी सिंपल एक्टिविटी. जब भी आप रेफ्रिजरेटर से, जो आपके घर में फ्रिज होता है, उसमें से कोई बोतल निकालते हो, बोतल निकालने के बाद क्या होगा, उसको कुछ टाइम के लिए आप एक पर्टिकुलर प्लेस पे ऐसे ही रख दो. तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि यू विल सी ए पडल ऑफ वाटर अराउंड इट. जब आप उस बोतल को उठाओगे तो उसके चारों तरफ एक पानी का घेरा आपको दिखाई देगा. तो वो कैसे बनता है? दैट इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर. क्योंकि जो आउटर सरफेस होता है आपकी वाटर बोतल का काफी कूल होता है और जितने भी वाटर वेपर्स हैं आपकी एयर के अंदर वो उसके पास आते हैं, कंडेंस हो जाते हैं और छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. एंड दोज ड्रॉप्स विल मेक ए पडल ऑफ वाटर अराउंड दैट बोतल. सो वी कैन से दैट वाटर वेपर्स आर प्रेजेंट इन द एयर बट द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो आपकी एयर है उसमें जो वाटर वेपर्स की अमाउंट है वो एक जगह से दूसरी जगह पर वेरी करती है. कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है. तो इफ विल टॉक अबाउट द एरिया, जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है हमारी कंट्री में, जैसे असम की बात करें, मेघालय की बात करें, तो वहां पर क्या है, बारिश बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज वेरी high in the air at that particular place. So the next component is oxygen. जो आपकी नेक्स्ट कंपोनेंट है जो एयर में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन होती है. इट इज नियरली 21% ऑफ द एयर. जो आपकी एयर है जनरली उसका 21% होती है ये. इसकी भी अमाउंट वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. तो ऑक्सीजन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करने के लिए हम एक एक्टिविटी डिस्कस करेंगे, एक्टिविटी नंबर 3. फॉर दिस एक्टिविटी यू मस्ट हैव 2 ग्लास टम्बलर्स, वाटर एंड कैंडल. तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपके पास एक कैंडल होनी चाहिए, बर्निंग कैंडल. 2 ग्लास टम्बलर होने चाहिए. उसके अलावा 2 और ग्लास कंटेनर होने चाहिए जिनमें आपको जो है वाटर जो है वो फिल करके रखना है. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इस एक्टिविटी में, जो आप 2 ग्लास कंटेनर लेंगे, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर आप फिलअप करोगे. इसके बाद एक कैंडल को उसमें प्लेस करोगे और उसको
लाइट अप करोगे, उस कैंडल को बर्न करोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, दो अलग अलग ग्लास टम्बलर लेने हैं और उनको उस कैंडल के ऊपर उल्टा रख देना है इस तरह से। तो इनमें आप देख रहे हो जो ग्लास टम्बलर सेकंड है उसका साइज जो है वो काफी बड़ा होगा, बड़े साइज का ग्लास टम्बलर आपको इस केस में लेना है सेकंड कंटेनर में। तो क्या क्या ऑब्जर्व करते हो आप इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के दौरान क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ग्लास टम्बलर को उल्टा रखने के बाद जो दोनों कैंडल्स हैं वो कुछ टाइम तक बर्न करेंगी, बट द कैंडल इन द सेकंड कंटेनर विल बर्न फॉर मोर टाइम। जो आपकी सेकंड कैंडल है जिसके ऊपर आपने ये बड़ा ग्लास जो टम्बलर है वो उल्टा करके रखा है, ये ज्यादा लंबे टाइम तक बर्न करेगी। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले एक चीज हमें इससे पता चलती है कि एयर में कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कैंडल की बर्निंग जो है वो पॉसिबल रहती है। तो वो क्या है? वो होती है इसकी कंपोनेंट जिसको बोलते हैं ऑक्सीजन। तो बर्निंग में कौन सी कंपोनेंट है जो एयर की हेल्प करती है? वो होती है आपकी ऑक्सीजन। दूसरा हम क्या देखते हैं? दूसरा हम देखते हैं कि वाटर लेवल विल राइज इन द ग्लास टम्बलर। ये जो आपका ग्लास टम्बलर है इसमें ये जो वाटर लेवल है ये राइज करेगा। तो ये वाटर लेवल इसमें राइज क्यों करता है? अब जो एयर में ऑक्सीजन थी वो तो बर्निंग में यूटिलाइज हो गई, तो वहां पर कुछ एम्प्टी स्पेस जो है वो बच जाता है और उस एम्प्टी स्पेस को कवर करने के लिए ये जो आपका वाटर था ये इसमें ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। अब जो सेकेंड ग्लास टम्बलर है इसमें जो वाटर का लेवल है वो ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो एयर थी वो ज्यादा थी, एयर ज्यादा होने की वजह से ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट थी और उसी वजह से ये जो कैंडल है ये लंबे टाइम तक बर्न करती है और इसमें वाटर का जो लेवल है वो ऊपर तक चला जाता है। बट इफ यू विल सी that the most part of this glass tumbler will be empty now, the level of water will rise up to here only। तो ऐसा क्यों होता है? ये जो मैक्सिमम पार्ट है ये खाली रहता है, ऐसा क्यों होता है? तो इसका मतलब ये है कि एयर में कुछ ऐसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है जो आपकी बर्निंग में हेल्प नहीं करती और इसके मोस्ट ऑफ द पार्ट को होल्ड करके रखती है, एयर में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। तो वो कौन सी कंपोनेंट है? दैट इज नाइट्रोजन। जो थर्ड कंपोनेंट है, जो थर्ड कंपोनेंट है एयर की वो होती है आपकी नाइट्रोजन। मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। अगर हम बात करें एयर में तो इसकी परसेंटेज होती है 78% के लगभग, ये आपकी एयर के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। अब नाइट्रोजन का यूज क्या है? नाइट्रोजन जो है आपकी, जो आपके प्लांट्स होते हैं जब वो फूड प्रिपेयर करते हैं तो उसमें जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है, जो प्रोटीन बनता है वो बनता है नाइट्रोजन की वजह से। क्योंकि जितने भी प्रोटीन हैं उनमें आपके अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं और अमीनो एसिड्स बनने में नाइट्रोजन जो है वो रिक्वायर्ड रहती है। तो इसीलिए नाइट्रोजन जो है वो भी काफी बेनिफिशियल है, एटमॉस्फेयर में इसका होना बहुत जरूरी है। So we have already discussed now the first three components of the air. Now let's discuss about the fourth component and that is carbon dioxide. जो नेक्स्ट जो गैस है जो आपकी प्रेजेंट रहती है एयर में वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नियरली इसकी जो अमाउंट है वो 0.03% होती है एयर के अंदर। तो अब बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। सपोज कीजिए कि आप एक ऐसे रूम में है जहां पर कोई चीज बर्न कर रही है, तो उसके कुछ टाइम के बाद आपको वहां पर सफोकेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज ऑल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब भी कोई चीज बर्न करती है उसको बर्न होने में हेल्प करती है ऑक्सीजन, लेकिन जो गैस प्रोड्यूस होती है उस टाइम पे वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो उसी वजह से हमें वहां पर सफोकेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा एक और सिंपल सा एग्जांपल आपने देखा होगा कि जब भी आप असेंबली हॉल में एक साथ होते हो तो उस टाइम पे क्या होता है, प्रेयर के टाइम पे
बहुत सफोकेशन हो जाती है आपके उस असेंबली हॉल में ड्यूरिंग समर्स के टाइम पे ऐसा ज्यादा होता है। तो उसका क्या कारण होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो लोग हैं वो वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो अमाउंट है वो इंक्रीज करती है, एंड जस्ट ड्यू टू द इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वी फील मोर सफोकेशन देयर। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज क्या है, कहां पर ये यूज होती है? देखिए, जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो आपके रेस्पिरेशन के दौरान पर आपकी ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, लेकिन जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक और प्रोसेस में यूटिलाइज होती है जिसे ग्रीन प्लांट्स परफॉर्म करते हैं, एंड दैट प्रोसेस यू ऑलरेडी नो, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यूटिलाइज करते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स और फूड को प्रिपेयर करते हैं। So that was all about carbon dioxide. The next component is dust and smoke. जो नेक्स्ट कंपोनेंट है एयर की वो आपकी डस्ट और स्मोक है। तो अगर आपने व्हीकल्स को देखा होगा, जब भी व्हीकल्स आपकी रोड के ऊपर मूव करते हैं तो काफी सारे व्हीकल से आपने स्मोक को निकलते हुए देखा होगा। तो वो जो स्मोक है वो भी आपकी एयर का एक कंपोनेंट है, आपकी एयर का एक हिस्सा है। तो जब भी आपका कोई फ्यूल बर्न करता है तो वहां पर स्मोक जो है वो आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डस्ट की। डस्ट जो है ये भी आपकी एयर के अंदर प्रेजेंट रहती है और इसकी अमाउंट जो है वो भी डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेसेस पर। तो उससे रिलेटेड एक एक्टिविटी हम करेंगे कि वेदर डस्ट इज प्रेजेंट इन द एयर और नॉट। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक डार्क रूम चाहिए। डार्क सनी रूम की आपको जरूरत होगी। तो आपको क्या करना है, आपको क्लोज कर देना है उसकी डोर को, जो आपका रूम है उसकी डोर को अगर आप क्लोज कर देते हो, लेकिन आपको एक थोड़ी सी स्लिट जो है वो छोड़नी है, थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है ताकि सनलाइट जो है उस रूम के अंदर एंटर कर सके। अब जब सनलाइट उसके अंदर एंटर करती है तो उस सनलाइट को आपको ऑब्जर्व करना है। जब आप उसको ऑब्जर्व करते हो, देखते हो, तो वहां पर आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे हिलते हुए दिखाई देंगे। Those particles are the dust particles, and these particles always present in the air, but their amount is different from place to place. तो आपकी डस्ट जो है वो भी आपकी एयर का एक हिस्सा होती है, तो इसकी भी अमाउंट प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द अदर थिंग्स ऑफ दिस चैप्टर बट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो थैंक यू फॉर टुडेज क्लास एंड हैव अ नाइस डे।